Hello, dear students. In today's lecture, we will discuss the cell, the unit of life chapter. और इसमें हम लोग कुछ important टॉपिक जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, व्हाट इज अ सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे और एनसीईआरटी का एक एक लाइन को हम लोग डिकोड करेंगे। तो लेट्स बिगिन। यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में, When you look around, you see both living and non-living things. जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें दोनों तरह के थिंग्स मिलते हैं, लिविंग भी मिलते हैं एंड नॉन लिविंग भी मिलते हैं। You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living? Or what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has? कह रहा है कि हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं, कोई लिविंग है कोई नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग और लिविंग में जो है ऐसा क्या चीजें हैं जो किसी को लिविंग बना देता है और किसी को नॉन लिविंग बनाता है। इन एनिमेट मीन्स नॉन लिविंग, है ना। यहाँ पे इन एनिमेट्स का मतलब हो जाएगा नॉन लिविंग। और सिंपल अगर हम एनिमेट की बात करें तो लिविंग, तो थिंग्स आपका दो तरह का हो गया, है ना, इन एनिमेट एंड एनिमेट। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्या चीज है जो किसी को नॉन लिविंग बनाता है और किसी चीज को नॉन लिविंग बना देता है। द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। तो इसमें कह रहा है कि इसका जो आंसर है वो है प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? द सेल, है ना। तो वो क्या है? द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, है ना, सब में सेल प्रेजेंट होंगे, है ना। इन ऑल सेल जो है प्रेजेंट होंगे सारे लिविंग सेल्स में। और जो नॉन लिविंग होंगे उसमें सेल प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अगर हम देखा जाए तो इसमें कह सकते हैं सेल आपका एब्सेंट, और जो लिविंग होंगे उसमें सेल प्रेजेंट होंगे, है ना। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ है? सेल का। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। तो जो आपका ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपका यूनिसेलुलर हो सकता है और मल्टीसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर होगा। तो उसे वैसे ऑर्गेनिज्म कितने सेल के बने होंगे? सिंगल सेल का बना होगा। कितने सेल का बना होगा? सिंगल सेल का बना होगा। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है तो कितने सेल का बना होगा? मल्टीपल सेल्स का बना होगा। तो जो सिंगल सेल का बना होगा उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और जो मल्टीपल सेल्स का होगा उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। अब आगे है, व्हाट इज अ सेल? सेल क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ, है ना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो यूनिसेलुलर को ही मान लेते हैं कि ये अमीबा है ना। तो ये सारे काम कर सकते हैं जो एक लाइफ
है ना, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है कि इसको किसी की जरूरत नहीं है, ये अकेले ही सारा काम अपने लाइफ का कर सकता है। तो इसीलिए जहाँ लिखा हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। इंडिपेंडेंटली वो रह सकता है और अपने लाइफ का जो भी एसेंशियल काम है वो सब कर सकता है, जैसे रेस्पिरेशन, है ना, आपका डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें जो है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है वो सारे काम ये भी करता है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर इसमें से, है ना, जैसे मान लेते हैं कि इसमें आपका राइबोसोम है, इसमें आपका मान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है ना, मान लेते हैं कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आपका मान लेते हैं राइबोसोम, है ना, ये आपका मान लेते हैं न्यूक्लियस, है ना, ये आपका मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें से कोई भी एक अगर मिसिंग हो जाए तो फिर वो लिविंग जो है नहीं रहेगा। कह रहा है एनीथिंग लेस देन a complete structure of a cell does not ensure independent living। अगर इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट अगर हटा दिया जाए तो वो उस सेल को लिविंग होने की श्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है ना। आगे है हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए सेल को क्या बोलते हैं, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आगे है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक एक साइंटिस्ट थे जिससे उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया था, है ना। और इससे पहले एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम है रॉबर्ट हुक। तो ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने डेड सेल को सबसे पहले, है ना, डेड सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1665 में। कब किया था डिस्कवर डेड सेल को? 1665 में। इसने यहाँ पे ये आपका रॉबर्ट हुक साहब है ना, ये माइक्रोस्कोप ये सेल्फ मेड था, बनाए थे। और यहाँ पे प्लांट का यहाँ पे कॉर्क है, प्लांट का जो है ये कॉर्क काट कर देखा गया, है ना। ये तो इसका जो है अपीयरेंस किस तरह से आ रहा है, कह रहा है ऑब्जर्व अ वेरी टाइनी कंपार्टमेंट्स लाइक हनीकॉम्स इन अ थिन स्लाइस कॉर्क। थिन स्लाइस कॉर्क को जब ये माइक्रोस्कोप में देखे, ये जैसे प्लांट है आपका, है, इसका कॉर्क लिया, थिन थिन कॉर्क लिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो एक हनी का कॉम्ब की तरह जो है वो दिख रहा था। बट ये डेड सेल था, है ना, और इसमें सेल वॉल ही चारों तरफ दिख रहा था। इसमें जो है चारों तरफ जो है समथिंग ऐसा हनी का कॉम्ब जो है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आपका दिख रहा था। क्योंकि ये डेड सेल है तो इसमें स्वाभाविक है सेल मेम्ब्रेन रहेंगे नहीं, ये चारों तरफ आपका सेल वॉल ही प्रेजेंट था, है ना। तो समथिंग इस तरह जो स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था हनीकॉम्ब की तरह। और 1674 में एंटोन वॉन लीवेनहुक ने लिविंग सेल को देखा था। इसको फादर ऑफ माइक्रोलॉजी भी, माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। फिर एक साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस को जो है सबसे पहले देखा था 1831 में। तो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन, है ना,
तो रॉबर्ट हुक जो है वो लिविंग सेल को देखा था, सबसे पहले डिस्कवर किया था, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को सबसे पहले देखा था 1831 में। तो अब रॉबर्ट रॉबर्ट दोनों जगह है। रॉबर्ट हुक जो होंगे वो सेल से रिलेटेड हैं, और रॉबर्ट ब्राउन वो न्यूक्लियस से रिलेटेड। अब इससे रॉबर्ट ब्राउन है, एन आ गया इसमें, तो एन से इसको न्यूक्लियस से जोड़ दो, है ना, हिंट के लिए, कुछ ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए। ब्राउन है तो ब्राउन में एन आ रहा है, तो इसमें आपका ये न्यूक्लियस से रिलेटेड होगा। तो ये चीजें, और इन्होंने भी, है ना, जैसे ये इनका सेल्फ मेड जो है एक माइक्रोस्कोप था, इससे जो है, और ये आपका हो गए एंटोन वॉन लीवेनहुक, एक साइंटिस्ट थे, है ना, और इन्होंने बहुत सारे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स को देखा और उसका ड्राइंग करते थे इस तरीके से, जिस तरह से वो दिखता था उस तरह से ड्राइंग करते थे, और बताते थे कि इस तरह का स्ट्रक्चर है माइक्रोब्स का। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हम लोग पहले देखे कि एंटोन वॉन लीवेन थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है लिविंग सेल को देखा था। ये पूछा जाएगा, आ, अगर नीटू का क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये पूछा जा सकता है। रॉबर्ट ब्राउन के बारे में पूछा जा सकता है, ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, है ना, कब डिस्कवर किया था, 1831 में इन्होंने डिस्कवर किया था। और सेल का डिस्कवरी कब हुआ था, 1674 में जो है लिविंग सेल का। उससे पहले 1665 में जो है डेड सेल का डिस्कवरी हुआ था। अब आगे है द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का जैसे ही इन्वेंशन हुआ, उसके बाद फिर इसमें इम्प्रूवमेंट होकर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ, है ना, और ये जो है बहुत हेल्पफुल हुए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा टू रिवील द ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। सेल के अंदर, है ना, क्या क्या कंपोनेंट है, कौन कौन सा कंपोनेंट है, इसको देखने में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। क्योंकि माइक्रोस्कोप, है ना, वो आपका वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ अगर लाइट का मान लेते हैं कम है, तो उसका जो रिजोल्यूशन पावर है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो छोटी से छोटी चीज़ों को भी आसानी से देख सकता है। तो रिजोल्यूशन पावर अगर मान लेते हैं कि हम ऐसे लिखें रिजोल्यूशन पावर, तो अगर ये डायरेक्टली या कह सकते हैं रिजोल्यूशन पावर, वेवलेंथ कम तो रिजोल्यूशन पावर ज़्यादा। तो ऐसा बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ जितना कम होगा रेजोल्यूशन पावर उतना ही स्ट्रांग होगा। तो अगर हम लाइट की और इलेक्ट्रॉन, इसका अगर वेवलेंथ देखें, है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका इससे ज्यादा होता है ना। इससे ज्यादा होता है। तो यहाँ का वैल्यू अगर हम कम करेंगे तो ये वैल्यू हमें ज्यादा मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत कम है ना। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कम है तो रिजोल्यूशन पावर ज़्यादा होगा। लाइट का वेवलेंथ जो है थोड़ा ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो लाइट माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर कम होगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हुआ तो फिर ज़्यादा स्ट्रक्चरल जो डिटेल्स थे सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स, उसका अच्छे से हम लोग स्टडी कर पाए। लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट का यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ना इलेक्ट्रॉन का बीम का यूज किया जाता है इमेज बनाने के लिए। अब आगे है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में कह रहा है कि इन 1838 मैथियस
स्लाइडेन साइंटिस्ट थे, वो जर्मन बॉटनिस्ट हैं, एग्जामिन्ड a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant। कह रहा है कि इन्होंने बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्व किया और क्या देखा कि सारे प्लांट, है ना, जो भी प्लांट्स थे सब डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स का बना हुआ है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स का बना हुआ है। और जो, है ना, मिलके क्या बनाता है आपका, टिश्यू बनाता है, प्लांट का टिश्यू बनाता है। एट अबाउट द सेम टाइम, तो थ्योडर स्वान, एक साइंटिस्ट थे थ्योडर स्वान 1839 में, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, है ना। हालांकि ये ये भी एक जर्मन ही थे, बट यहाँ पे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा हुआ है तो हम लोग ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ही मान के चलेंगे। स्वान जो है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स, इन्होंने अलग अलग एनिमल सेल्स को स्टडी किया and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane। तो स्वान ने कहा कि जो एनिमल सेल वो एक जो बना हुआ है, उस सेल के चारों तरफ एक थिन आउटर मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे मान लेते हैं न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म है, बाकी सब ऑर्गेनेल है ना, ऐसे करके। तो ये आपका आउटर लेयर है, जो कि आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में जानते हैं, है ना। तो वही लिखा हुआ है कि एनिमल सेल्स एंड he कह रहा है कि studied different type of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane। He also concluded based on his study on the plant tissue, उन्होंने प्लांट पे भी स्टडी किया, है ना, प्लांट टिश्यू को भी स्टडी किया। That is presence of cell wall is the unique character of the plant cell। और इसमें देखा कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही होता है ना, और इसके चारों तरफ एक और लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, है ना, जो कि यूनिक जो है आपका करेक्टर है। ये प्लांट्स टिश्यू में जो सेल थे उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो था ही था, बट यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, रेड वाला, और ये जो ब्लू वाला था ये सेल वॉल है। ये प्लांट के लिए यूनिक करेक्टर है, प्लांट के लिए यूनिक करेक्टर। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो स्वान थे, है ना, रोडर स्वान, इन्होंने दोनों चीजों पे स्टडी किया, प्लांट सेल पे भी स्टडी किया और एनिमल सेल पे भी स्टडी किया था। लेकिन जो मेथियस स्लाइडन है ना, ये इन्होंने सिर्फ प्लांट सेल पे स्टडी किया था, इन्होंने सिर्फ जो है स्टडीड प्लांट टिश्यूज ओनली। इन्होंने प्लांट को ही सिर्फ स्टडी किया था स्लाइडन ने, बट स्वान जो थे वो प्लांट का भी स्टडी किया और एनिमल सेल्स का भी स्टडी किया। और
उन्होंने ये बताया कि एनिमल सेल्स का आउटर मेम्ब्रेन में एक थिन लेयर होता है ना, जो कि उन्होंने ये टर्म नहीं बोला था कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको आज जो उसको कोरिलेट किया जाता है उस चीजों से, है ना, एक तरह से इनडायरेक्टली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत पहले स्वान ने ही कह दिया था, है ना, कि हाँ सेल के बाहर एक थिन लेयर होता तो इनडायरेक्ट डिस्कवरी कह सकते हैं, है ना, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे पहले बारे में किसने बताया, उसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की, है ना। जैसे जीन के बारे में, जैसे फैक्टर के रूप में बोला था मेंडल ने कि कोई फैक्टर होता है जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्टली उन्होंने टर्म नहीं दिया था, बट एक कहा था कि सेल के चारों तरफ एक थिन आउटर लेयर होता है या आउटर जो है मेम्ब्रेन होता है ना। इस बात का चर्चा सबसे पहले थियोडर स्वान ने कहा था। और ये भी कहा कि प्लांट का जो सेल्स है उसमें आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एक सेल वॉल प्रेजेंट होता है उसमें, जो कि यूनिक है, यानी कि वो सिर्फ प्लांट में ही उसको दिखा, क्योंकि बार जब वो एनिमल सेल को देखते थे तो वहां पे सेल वॉल नहीं दिखता था, जब वो प्लांट टिश्यू का स्टडी करते थे तो वहां पे सेल में उसको सेल वॉल देखने को मिलता था। तो कंपैरेटिव स्टडी किए, है ना, तभी ये डिफरेंस पता चला। नहीं, अगर कंपैरेटिव स्टडी करते दोनों को एक साथ नहीं देखते, है ना, तो फिर ये बातें जो है वो नहीं कह पाते जो है। अब आगे है ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। अब कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस, है ना, स्वान जो है अपने स्टडी के आधार पे प्रपोज किया, यहाँ पे एक टर्म है प्रपोज किया, द हाइपोथेसिस that the bodies of the animal and plants are composed of cells and product of cells। तो ये जो प्रोपोजिशन है ये हाइपोथेसिस का है कि चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो सेल एंड सेल के प्रोडक्ट से बना होता है। तो ये सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, तो स्वान ने। आगे है स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। जब फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी की बात आएगी तो उसमें स्लाइडेन एंड स्वान दोनों का नाम आएगा। लेकिन सिर्फ अगर प्रपोजिशन की बात आएगी कि सबसे पहले किसने प्रपोज किया था सेल थ्योरी का जो हाइपोथेसिस है, तो वो उसमें सिर्फ स्वान रहेंगे। लेकिन जब कहेगा कि सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किसने किया था, तो स्लाइडेन एंड स्वान के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। इन्होंने फॉर्मुलेटेड किया था और स्वान ने प्रपोज किया था, ये ध्यान रखना है। कह रहा है दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन, है ना, कि एज टू हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म। इस थ्योरी से ये पता नहीं चला कि नया सेल जो है वो कैसे बनता है। सारे एनिमल्स चाहे प्लांट्स सेल एंड उसके प्रोडक्ट्स के बने होते हैं, ये तो ठीक बात है, बट वो सेल जो सब बने हुए हैं वो सेल बनते कहाँ से हैं जो है ना, न्यू सेल्स आते कहाँ से हैं? ये चीजें उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया था, या कि कोई भी सेल जो है वो कहाँ से बनता है। रुडोल्फ वर्स्कॉव एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है रुडोल्फ वर्काव। 1855 में, है ना, इन्होंने फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इन्होंने कहा था कि जो कोई भी सेल है वो, है ना, मान लेते हैं ये कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल है और इससे जो है एक नया सेल आपका मान लेते हैं डिवाइड होकर के बना, न्यू सेल्स, है ना। तो ये किससे बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये मान लेते हैं आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल है ये, और इससे जो है वो डिवाइड करके, है ना, आपका मान लेते हैं न्यू सेल्स आपको बनाते हैं माइटोसिस होकर करके। माइटोसिस क्या होता है हम लोग देखेंगे। एक सेल डिवाइड करेंगे और फिर जो है दो नया सेल बनाएंगे।
तो ये कह दिया कि कोई भी सेल जो बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, पहले से कोई सेल होता है वही डिवाइड करके नया सेल बनाता है। उन्होंने उसके लिए एक टर्म दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, है ना। ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसी का मीनिंग होता है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ही modified the hypothesis of the Sladen and Swan to give the cell theory a final shape। तो उन्होंने जो है स्लाइडन एंड स्वान का जो हाइपोथेसिस था सेल थ्योरी का, उसको मॉडिफाई किया, है ना। यानी कि उसमें एक मॉडिफिकेशन करके नया सेल थ्योरी बनाया। तो वो सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे, जो आज हम लोग सेल थ्योरी के बारे में जानते हैं, है ना, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, वो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये तो सलाडे ने स्वान भी कहा था। तो ये तो रहने ही दिया, उसके बाद एक और लाइन उसमें जोड़े कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये दोनों मिलके जो है आपका मॉडर्न जो है एक तरह से सेल थ्योरी को हम लोग कहेंगे, है ना। आज का जो सेल थ्योरी है वो कहता है ऑल लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दोनों जो है मॉडर्न सेल थ्योरी के अंतर्गत आएगा। तो ये बात किसने कहा था ना? रुडोल्फ वर्काउ ने कहा। ओमनी सेलुला इन सेलुला, कोई भी सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। और आगे है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। तो ओवरव्यू ऑफ सेल है कि हम लोग क्या जानते हैं सेल के बारे में। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन एन अनियन पील एंड और ह्यूमन चिक। तो हम कह रहा है कि आपने अनियन पील को आपने देखा होगा और ह्यूमन सेल को भी देखा होगा अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में आप इस दोनों तरह के सेल को देखे होंगे। अनियन पील, अनियन का जो एक तरह से देखा जाए तो जो छिलका होता है वो, और ह्यूमन चिक, चिक जो है आपका चिक से जो है आप कुछ ऐसे स्क्रैप करके सेल्स निकाल लें अंदर से और उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा था उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा, है ना, रिकलेक्ट करते हैं, जो भी आप हम लोग सीखे थे या आप लोग जो देखे थे। अनियन सेल्स विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री, जस्ट विदिन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि एक प्लांट सेल है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, और इसके चारों तरफ एक सेल वॉल है ना। तो ये सेल वॉल है और उसके अंदर में सेल वॉल हो गया, और ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ये आपका अनियन का सील है। उसमें से आप जब सेल देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक, है ना, हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। और जब ह्यूमन का जो है ह्यूमन चिक का जो सेल जो है लिया गया, तो उसमें देखा तो सिर्फ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही था, है ना। आउटर मेम्ब्रेन भी, यहाँ पे सेल वॉल नहीं था। बाकी यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका, है ना, ये यहाँ पे इसमें वैक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे, लाइसोसोम होंगे। ये वैक्यूल्स यहाँ पे होंगे, लाइसोसोम भी हो सकता है यहाँ पे, और बाकी राइबोसोम्स होंगे, ये सब चीजें होंगी। यहाँ पे मान लेते हैं न्यूक्लियस है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ये सारी चीजें होंगी इसके अंदर। तो और ये कह रहा है कि द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर। डिलिमिटिंग मतलब, है ना, बाहरी जो है बाउंड्री, जो सबसे बाहरी जो है आउटर मोस्ट बाउंड्री है
है ना, उसके बारे में यहाँ पे कह रहा है कि आउटर मेम्ब्रेन इज एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर, है ना। सबसे आउटर जो मेम्ब्रेन होते हैं या आउटर स्ट्रक्चर है, वो आउटर मेम्ब्रेन है आपका, जो कि आपका एक तरह से सेल मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं, of the cell. Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. अब इसके अंदर अब हम लोग बात करें, मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर ले लें समथिंग इस तरह से, है ना। और ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है हमारा, ये जो है न्यूक्लियस है। करा इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। यहाँ पे जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड जो है स्ट्रक्चर है, जो कि न्यूक्लियस हमको उसको कह रहे हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेंस द क्रोमोसोम, और इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट, है ना। इसके अंदर आपका क्रोमोसोम प्रेजेंट है, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। और क्रोमोसोम यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक तरह से क्या है, किसका बना होता है, तो आपका डीएनए का बना होता है। ये आपका जेनेटिक मटेरियल है ना। ये क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। तो न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोसोम होता है, उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर। अब है आगे, cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are, है ना, प्रोकैरियोटिक। तो दो तरह के जो है, एक तरह से ऑर्गेनिज्म है, एक तरह से प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक में जो है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। लेकिन यूकैरियोट में मेम्ब्रेन न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट है ना। यानी कि यहाँ पर अगर हम सेल की बात करें, है ना, यहाँ पे और यहाँ पर भी एक सेल है। यहाँ पे आपका मान लेते हैं कि ये सेल वाल है, इधर प्लांट सेल होंगे तो वहाँ पे सेल वाल होंगे। सॉरी, यहाँ पे बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर भी सेल वाल होता है, बैक्टीरिया में भी सेल वाल होता है। यूकैरियोट में प्लांट में सेल वाल होंगे, अगर ऐसी बात किया जाए तो प्लांट में आपका सेल वाल होगा, है ना। और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, और अगर एनिमल सेल है तो वहाँ पे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होगा। बट जो प्रोकैरियोट जो है उसमें कह रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल, है ना। ये मान लेते हैं प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, तो इसमें आपका न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है ना, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोट में आपका प्लांट भी आएगा और एनिमल भी आएगा, तो दोनों में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बट यहाँ पे जो है न्यूक्लियस नहीं होते, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है यहाँ पे नहीं होते। यहाँ पे एक तरह से इरेगुलर जो है शेप का
जो क्रोमोसोम होते हैं सर्कुलर डीएनए, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, है ना, ये समथिंग ऐसे करके। और इसको हम लोग न्यूक्लियस ना बोल करके, और ये इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, इसको एक टर्म दे देते हैं, न्यूक्लियोइड, है ना। एक टर्म देते हैं जहाँ पे ये डीएनए रहता है, उसको बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। बट यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं मिलता है प्रोकैरियोट में, यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है। बट यूकैरियोट में, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है ना। यहाँ पे मान लेते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन बोथ prokaryote and eukaryotic cell a semi-fluid matrix called cytoplasm। तो सेल के अंदर, है ना, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ये मान लेते हैं कि सेल है ना। तो यहाँ पे सेमी फ्लूइड जो है मटेरियल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, है ना। इसको बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। इस पूरे वॉल्यूम में साइटोप्लाज्म उसका प्रेजेंट है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो साइटोप्लाज्म जो है वो मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज है इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। और इवन बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, वहाँ भी तो साइटोप्लाज्म है ना। तो प्लस प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए भी बोल सकते हैं, वहां पर जो है साइटोप्लाज्म ही जो है मेन एरिना है, जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं। बहुत सारे प्रोटीन्स बनेंगे, डीएनए बनेंगे, आरएनए बनेंगे, है ना। तो ये सब चीजें जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। हालांकि आरएनए जो है यूकैरियोट में वो डीएनए से बनेंगे, तो वो इनसाइड न्यूक्लियस बनते हैं, फिर वो प्रोसेसिंग हो करके न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में आते हैं एज ए एमआरएनए, और फिर उसका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो वो सब एक डिटेल प्रोसेस है जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मतलब हम ये जान लें कि जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज होंगे वो सेल के अंदर ही होंगे, है ना। सेल के अंदर है जो साइटोप्लाज्म है वहां पे। तो इसीलिए लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना। एरिना मतलब एक तरह से स्पेस, है ना, जगह ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एनिमल्स, है ना, इवन प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। यहाँ पे इसको ये भी लिखना चाहिए था कि चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या, है ना, यूकैरियोटिक सेल की चर्चा तो कर दिया प्लांट एंड एनिमल। बट प्रोकैरियोटिक सेल में भी तो साइटोप्लाज्म होते हैं, वहां पे भी तो सारे रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही होंगे। वेरियस chemical reactions occur in it to keep the cells in the living state। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसके अंदर, और जिसके वजह से सेल को लिविंग स्टेट में बनाए रखता है। अगर मेटाबॉलिज्म, जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो सेल लिविंग नहीं होगा। इसीलिए मेटाबॉलिज्म एक, है ना, करेक्टरिस्टिक फीचर है, करेक्टरिस्टिक फीचर है ना, जो लिविंग होने के लिए। अगर ये नहीं रहेगा तो सेल, है ना, लिविंग नहीं कहलाएगा। मेटाबॉलिज्म अगर नहीं होगा तो सेल लिविंग नहीं कहलाएगा। तो ये चीजें भी ध्यान देने वाली बात है। आगे है, बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। तो न्यूक्लियस के अलावा, बिसाइड्स द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में, है ना, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, गोल्गी कॉम्प्लेक्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, लाइसोसोम सिंगल बाउंड है मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड, माइक्रोबॉडी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, है ना, और वैक्यूल्स, तो ये भी जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं।
द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। प्रोकैरियोट में सेल मेम्ब्रेन जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है। इसका हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे कौन कौन सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन कौन डबल मेम्ब्रेन है। आगे थोड़ा सा देखते हैं। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स। राइबोसोम जो होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो हर एक सेल में पाए जाते हैं। बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, चाहे वो सेल प्रोकैरियोटिक हो या सेल यूकैरियोटिक हो, राइबोसोम तो होना ही होना है। Within the cells, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles। तो साइटोप्लाज्म में ही सिर्फ राइबोसोम नहीं मिलते हैं, दो अलग अलग ऑर्गेनेल्स में भी मिलते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो वहां पर भी आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम देखने को मिलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है एंड ऑन रफ ईआर एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो कि प्लांट में भी मिलते हैं, एनिमल में भी मिलते हैं, तो वहां पर भी आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा इनसाइड बैक्टीरिया, है ना। जैसे ये मान लेते हैं कि आपका क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट तो आपका डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है और यहाँ पे थाइलेक्वाइड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको राइबोसोम देखने को मिल जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। मान लेते हैं आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको मैट्रिक्स में राइबोसोम देखने को मिल जाएगा, है ना। राइबोसोम्स यहाँ पे चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या फिर क्लोरोप्लास्ट हो, वहां पर भी राइबोसोम्स मिलते हैं। और सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म यहाँ पर है, यहाँ पे आपका राइबोसोम प्रेजेंस है, ये आपका सेल है ना, यूकैरियोटिक सेल है। और चाहे ये प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो या फिर प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म है, वहां पर भी आपको राइबोसोम देखने को मिलता है। और यूकैरियोट में अलग से जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है, वहां पर भी आपको चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, वहां पर भी आपको राइबोसोम देखने को मिलता है। एनिमल सेल्स contain another non-membrane bound organelle called centrosome which helps in cell division। तो एनिमल सेल्स में, है ना, एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में नहीं, यूकैरियोट के अंदर एनिमल सेल का मान लेते हैं कि साइटोप्लाज्म है ना, और ये मान लेते हैं कि आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के यहाँ पर, है ना, एक तरह से देखें, ये सेंट्रोजोम प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोजोम क्या होता है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना? दो परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, समथिंग ऐसा। और यहाँ पे पेरिस सेंट्रियोलर जो है ना, सब्सटेंस होते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं सेंट्रोजोम। ठीक है, इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे, अभी बस यहाँ पे सिर्फ सेंट्रोजोम कर्व समझते हैं, बाकी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ऑलरेडी चैप्टर में दिया हुआ है। तो सेंट्रोजोम जो है वो आपका एनिमल सेल्स में होते हैं, सेंट्रोजोम। एनिमल सेल्स में सेंट्रोजोम होंगे, बट प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होते। प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होते हैं, सेंट्रोजोम नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक सेंटर जो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। सेंट्रोजोम माइटोसिस के दौरान हेल्प करता है
इसमें होता है एक माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, सेंटर। ये आपका प्लांट में होता है जो स्पिंडल फाइबर बनाता है। ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होता है, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होता है। बट प्लांट सेल में एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर जो स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करता है। सेंट्रोजोम भी जो है आपका स्पिंडल फाइबर बनाता है ड्यूरिंग माइटोसिस या मियोसिस के दौरान। तो सेंट्रोजोम तो प्लांट सेल में नहीं है, तो फिर वहाँ कैसे बनेगा? तो वहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर होते हैं जिससे स्पिंडल फाइबर बनते हैं। तो ये याद रखना है, सेंट्रोजोम जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है ना। ये इसके चारों तरफ भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। और कह रहा है कि एनिमल सेल्स, फिर आते हैं यहाँ पे, एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, है ना, कॉल्ड सेंट्रोजोम विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। कैसे करता है इसको हम लोग पूरा डिटेल सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, क्योंकि स्पिंडल फाइबर बनेंगे, है ना, और वो क्रो जो आपका क्रोमेटिड्स होते हैं या क्रोमोसोम्स होते हैं उसको दो अपोजिट पोल पे ले जाने में हेल्प करता है, और इस तरीके से सेल डिवीजन में फिर हेल्प करता है। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। सेल्स जो होते हैं वो साइज में, शेप में, एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं। फिगर 8.1 में हम लोग देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्माज द स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटा सेल होता है, ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है किसका? माइकोप्लाज्मा की। वाइल बैक्टीरिया वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो बैक्टीरिया का जो साइज है ना, जो बैक्टीरिया का साइज है वो कह रहा है 3 to 5 माइक्रोमीटर। इसी का एक एग्जाम्पल है ना, माइकोप्लाज्मा। वो कह रहा है आपका 0.3 माइक्रोमीटर है। कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो 0.3 माइक्रोमीटर है। तो ये सबसे छोटा जो है एक तरह से सेल है। ये सबसे जो है छोटा सेल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट सेल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? वो माइकोप्लाज्मा है। किसका मेंबर है? बैक्टीरिया का। टेक्स्ट में उसका जो साइज है 0.3 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। अब ये फिगर जो है चर्चा किया था कि फिगर में आप अलग अलग तरह का सेल देख सकते हैं। जैसे ये रेड सेल है, रेड ब्लड सेल, राउंड एंड बाइकनकेव है, राउंड है और बाइकनकेव है, यानी कि दोनों तरीके से उसमें धंसा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोर्शन जो है यहाँ पे धंसा हुआ है। ये पोर्शन आपका धंसा हुआ है, इधर से भी धंसा हुआ है और उधर बैक साइड से भी धंसा हुआ रहता है। तो ये आरबीसी हो गया। ये हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स, अमीबॉयड है, अमीबा की तरह दिखेंगे, है ना, ऐसे करके जो। और कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स, लॉन्ग एंड नैरो। कोलुमनर मतलब ये तो कॉलम जैसा बनाएगा ऐसे करके, है, कॉलम हो गया, ऐसे करके बनाते हैं। तो ये हो गया, इसका शेप इस तरह का है। न्यूक्लियस तो आपका प्रेजेंट होगा ही होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि नर्व सेल्स है जो ब्रांच्ड एंड लॉन्ग है। तो ये आपका देखिए कैसे जो है ब्रांचिंग हुई है इसमें, है ना, ये आपका ऐसे करके ब्रांचिंग हुआ। तो ये आपका नर्व सेल हो गया। और ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल माना जाता है नर्व सेल को। ये ट्रैकिड है, इलोंगेटेड है, जो कि जाइलम फ्लोएम में हम लोग पढ़े थे, है ना, ट्रैकिड है। और ये है मेसोफिल सेल्स। ये भी हम लोग प्लांट एनाटॉमी में पढ़े थे, लीफ का जब बारे में चर्चा कर रहे थे तो। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लेते हैं ये आपका मेसोफिल सेल है। और ये जो डॉट 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 दिया हुआ ये आपका, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट,
है ना। ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ये मेसोफिल सेल्स है, और ये सब मेसोफिल सेल है, और ये आपका क्लोरोप्लास्ट राउंड एंड ओवल शेप का दिखाया हुआ है। ट्रैकिड है आपका इलोंगेटेड है। तो अलग अलग तरह का आपका यहाँ पे सेल का साइज, लेंथ एंड शेप आपको देखने को मिल रहा है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट जो आइसोलेटेड सिंगल सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग जो है देखा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लार्जेस्ट में कौन होगा, तो ऑस्ट्रिच का एग होता है। Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ह्यूमन का जो सेल है उसका डायमीटर क्या होता है, 7 माइक्रोमीटर, ये याद रखना है। नर्व सेल्स आर द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल होंगे वो कौन सा सेल होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, है ना, वो शेप में भी आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, जो ऑलरेडी हम लोग देखे हैं। दे मे बी डिस्क लाइक, है ना, पोलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर, है ना। ये सब तरह का सेल आपको शेप देखने को मिल सकता है। पोलीगोनल का मतलब समथिंग ऐसे, है ना, पोलीगोनल। आपका कॉलमनर का मतलब हो गया इस तरह से कॉलम बना के, इस तरह का साइज होगा। क्यूबॉइडल का मतलब होगा ये क्यूब जैसा, है ना, क्यूब जैसा जो है बना होगा इस तरह का, समथिंग इस तरह का। और इवन थ्रेड लाइक, तो थ्रेड लाइक आप जो है ना इस तरह से जो है आपका सेल मिल सकता है। इरेगुलर है, तो इरेगुलर में जो अमीबा का समथिंग इस तरह का, जैसे अब ये देखे WBC, तो इस तरह का शेप आपको देखने को मिल सकता है। डिस्क में आप लोग ऑलरेडी देखे हैं, है ना, RBC का, और इसमें जो है आपका बाइकनकेव था, यहाँ पे धसा हुआ पार्ट था जो है। तो ये सब हम लोग सेल के बारे में, ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में पढ़े, इंट्रोडक्शन पढ़े। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में यहीं तक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखें। थैंक्स।